नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, इजराइल में चल रहे युद्ध के बीच ऑपरेशन अजय के तहत पहली उड़ान से शुक्रवार को सुबह 212 भारतीय नागरिक राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं। ऑपरेशन अजय के तहत पहली उड़ान शुक्रवार को सुबह करीब 6 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंची और हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने तेल अवीवी से दिल्ली लौटे छात्रों से बातचीत भी की। 212 को लेकर विशेष विमान गुरुवार को तेल अवीवी से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। पिछले हफ्ते हमास समूह द्वारा तेल अवीवी पर रॉकेट हमले शुरू करने के बाद से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदिम बागची ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान वहां फंसे 18,000 भारतीयों को वापस लाना है। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान उन भारतीयों को वापस लाने पर है जो इजराइल से बाहर आना चाहते हैं। वहाँ छात्रों के सहित 18,000 भारतीय हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के युद्धग्रस्त इजराइल में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। बागची ने कहा कि ऑपरेशन अजय हमारे उन नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है जो वापस आना चाहते हैं। इजराइल में चल रहे युद्ध के बीच भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन हिस्से के रूप में शुक्रवार को 212 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए केंद्रीय राजीव के एयरपोर्ट पर भी उपस्थित रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने विदेश में फंसे लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी सुरक्षा के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो कि जरूरी होगा। हम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय की टीम, इस विमान के चालक दल के आभारी जिन्होंने इस समय को मोर्चा संभाला है, उनकी हर स्थिति पर नजर है। अगली खबर, इजराइल पर हाल ही हमास के हमलों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिससे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उनसे हमास से जुड़े सैकड़ों खातों को हटा दिया गया है, यह कहकर कि आतंकवादी संगठनों के लिए एक्स पर कोई जगह नहीं है। जी हां, एक्स को ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपनी बात किसी भी टॉपिक पर रख सकते हैं। ये ऐसा मंच है जो महत्वपूर्ण क्षणों में मंच और के माध्यम से प्रसारित होने वाली किसी भी अवैध सामग्री को संबोधित करने के लिए महत्व को समझता है। लेकिन एक्स ने कहा है कि आतंकवादी संगठन या हिंसक चरमपंथी समूह के लिए एक्स पर कोई जगह नहीं है और हम जारी रखेंगे कि सक्रिय समूह सहित ऐसे खातों को वास्तविक समय से हटा दें। उद्योग प्रमुख थियरी ब्रिटेन द्वारा एलन मस्क को जारी किए गए 24 घंटे के अल्टीमेटम से प्रेरित थे। इसमें एक्स पर गलत सूचना के प्रसार का मुकाबला करने और EU ऑनलाइन सामग्री नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया था। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के भीतर अवैध सामग्री और गलत सूचना वितरित करने के मंच के कथित उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। नए लागू किए गए EU के डिजिटल सेवा अधिनियम के तहत एक्स और मेटा फेसबुक जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को अवैध सामग्री को हटाने और सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिक प्रवचन के खतरों को संबोधित करने के लिए अधिक सक्रिय उपाय की आवश्यकता है। अगली खबर, दिल्ली की चर्चित शराब नीति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। प्रदेश निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ट्रायल के लिए कोर्ट ने उन्हें ईडी के हिरासत में भेजा है। अब शुक्रवार यानी आज को अपने अधिवक्ता के जरिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में गिरफ्तारी और हिरासत की याचिका की दाखिल की है, जिस पर आज ही सुनवाई हो सकती है। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में आप नेता संजय सिंह को 2021 और 22 दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी के उनके आवास पर तलाशी और लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। बाद में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को ईडी हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दावा किया है कि उन्होंने 2 किश्तों में 3 करोड़ रुपए लिए हैं। केंद्रीय एजेंसी का दावा है कि इस मामले में कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में संजय सिंह की संलिप्तता उजागर की थी और रुपए मिलने की पुष्टि भी संजय सिंह से की थी। अरोड़ा ने ईडी को दिए गए अपने बयान में बताया था कि शुरुआत में वे संजय सिंह से मिले थे, फिर उन्हीं के जरिए बाद में वे मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री फिलहाल जेल में हैं, से मिले थे। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चर्चित शराब घोटाले मामले में चौतरफा घिरती नजर आ रही है। राज्य सरकार की साल 2020 में नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा था, फिर अगले साल 17 नवंबर 2021 को यह नीति लागू कर दी गई थी। अगली खबर, अयोध्या में धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद अयोध्या का नाम अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। देश के सभी मस्जिदों के संगठन ऑल इंडिया राब्ता मस्जिद के नए नाम पर मुहर लगा दी है। इस मस्जिद के नाम के साथ अब इसका डिज़ाइन भी बदल दिया गया है। पहले यह मस्जिद भारत में बनी दूसरी मस्जिद की तरह ही तैयार होने वाली थी, लेकिन अब इसे और भी ज़्यादा भव्य बनाने की तैयारी है। खबरों के मुताबिक अयोध्या में 5 एकड़ पर प्रस्तावित मस्जिद का डिज़ाइन अब भारत में बनी मस्जिद का जैसा नहीं, बल्कि
इसे मध्य पूर्व और अरब देशों में बनी भव्य मस्जिदों की तर्ज पर तैयार कराया जाएगा। इसके लिए पुणे स्थित वास्तुविद द्वारा डिजाइन को तैयार किया गया है, जिसे गुरुवार को मुंबई में आयोजित एक बैठक में फाइनल रूप दिया गया है। यह डिजाइन पहले ही मुकाबले में और भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा जगह के तहत तैयार किया जाएगा। अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने बताया के मुताबिक यहां पर 300 बिस्तर वाला एक धर्मार्थ कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा, जिस पर इंटरनेशनल फार्मा कंपनी वॉरखट ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर हाकिम खोकरीवाला ने अस्पताल बनाने और चलाने की सहमति जताई है। अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट ने अब मस्जिद के लिए यूपी को छोड़कर दूसरे राज्यों से फंड जुटाना भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द मस्जिद का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। मस्जिद के नक्शे पर डिजाइन अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास है। इसके लिए अभी 1 करोड़ शुल्क भुगतान करना है। राज्य सरकार की ओर से यहां मस्जिद और अस्पताल के निर्माण के लिए एनओसी मिल चुकी है। अगली खबर, देश में खाद्य महंगाई को काबू करने के लिए केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। अब सरकारी त्योहारी सीजन से पहले गेहूं की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए गेहूं के स्टॉक को खुले में बाजार बेच रही है। खाद्य मंत्रालय ने इस बारे में बताया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई ने ई नीलामी के जरिए इस वित्त वर्ष में अपने स्टॉक को 2.37 मिलियन टन गेहूं की बिक्री की है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की छपी रिपोर्ट के मुताबिक एफसीआई ने यह जानकारी दी है कि देश में आटे के दाम पर काबू रखने के लिए कॉर्पोरेशन ने केवल बुधवार को ई नीलामी के जरिए कुल 0.19 मैट्रिक टन गेहूं की बिक्री की। वहीं साल के अंत तक यह लक्ष्य है कि ई नीलामी के जरिए कुल 5 मैट्रिक टन गेहूं की बिक्री की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया है कि सरकार ई नीलामी के जरिए गेहूं के 2,220 रुपये प्रति क्विंटल बेच रही है। पहले इसका मूल्य 2,254 रुपये प्रति क्विंटल तक तय किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि गेहूं के दाम में पिछले कुछ समय से कमी देखी गई है। ऐसे में एफसीआई द्वारा खुले मार्केट में बेचे गए गेहूं के दाम में भी कमी देखी गई है। इसके साथ ही एफसीआई द्वारा बेची गई गेहूं की मात्रा प्रस्तावित मात्रा से 9% से कम है। ऐसे में इससे यह साफ पता चलता है कि देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं का भंडारण है और देश में आटे की कोई कमी नहीं है। अगली खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद बड़ा झटका हाईकोर्ट से भी लगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि ईडी ने धन संशोधन मामले में पूछताछ के लिए हेमंत शर्मा को समन भेजा था। अब हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद हेमंत सोरेन ने ईडी से द्वारा पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। धन संशोधन के एक मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को समन भेजकर पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी कार्यालय के आने का समन जारी किया था। समन में पीएमएल एक्ट के तहत हेमंत सोरेन के बयान दर्ज कराया गया था दर्ज कराने को कहा गया था। हालांकि हेमंत सोरेन समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद बीती 23 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि अब हाई कोर्ट ने भी सोरेन की याचिका खारिज कर उन्हें बड़ा झटका दिया है। बता दें कि रांची में रक्षा मंत्रालय की करीब 4.5 एकड़ जमीन की धांधली खरीद फरोख्त हुई थी। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। इस मामले में शीर्षक नौकरशाह नेता और सरकारी अधिकारी आरोपी हैं। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी नेता भी भ्रष्टाचार के इस मामले में जेल में बंद हैं। ईडी के इस मामले में हेमंत सोरेन ने पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हेमंत सोरेन की ईडी के समक्ष पेश न होने के चलते अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी है। अगली खबर, पेपर लीक के मामले में ईडी की सक्रियता से प्रदेश में हड़कंप की स्थिति हो गई है। कांग्रेस नेताओं के करीबियों के घर कार्यवाही चल रही है। दिनेश खोंडड़िया, स्पर्धा चौधरी और अशोक जैन के 9 ठिकानों पर कार्रवाई की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में शुक्रवार सुबह प्रदेश के 3 शहरों में ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू हुई तो खबर आग की तरह पूरे प्रदेश में फैल गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं के करीबियों के घर और दफ्तर सहित 9 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। यह सभी जगह दिनेश खोंडड़िया, स्पर्धा चौधरी, अशोक जैन के बताए जा रहे हैं, जिसमें से दिनेश खोंडड़िया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। वहीं स्पर्धा चौधरी पेपर लीक सरगना सुरेश ढाका की महिला मित्र हैं और अशोक जैन भी कांग्रेस नेता के करीबी हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार पेपर लीक में शामिल आरपीसी सदस्य बाबूलाल कटारा और मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को ईडी ने पिछले दिनों रिमांड पर लिया था। बाबूलाल ने पूछताछ में कुछ अन्य लोगों की जानकारी ईडी को दी थी। बाबूलाल कटारा से हुई पूछताछ के बाद ईडी ने भूपेंद्र सारण को 3 दिन रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। भूपेंद्र सारण से भी पूछताछ की गई थी। बाबूलाल कटारा और भूपेंद्र सारण से जानते हैं कि और कौन लोग पर्दे के पीछे थे। रिमांड के दौरान दोनों से मिली जानकारी को दिल्ली ईडी कार्यालय में भिजवाया गया है। एक गोपनीय दल ने दिनेश खोंडड़िया, अशोक जैन और स्पर्धा चौधरी को पिछले 7 दिन तक की जांच की
जांच में इनके बैंक डिटेल, बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट, आगामी विधानसभा चुनाव में इनकी भूमिका की जांच की गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।